हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीएस में। और मैं हूं नवीन शर्मा। और ये सीरीज आपकी पॉलिटी की चल रही है। इसमें हम पॉलिटी को बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया है प्रस्तावना को, और जो हमारे संविधान में अनु अनुसूचियां होती हैं उनको समझ लिया था। तो प्रस्तावना और अनुसूचियों को समझ चुके हैं। और आज के जो वीडियो है आज का हमारा, उसमें हम समझने वाले हैं संविधान का भाग 1। तो संविधान के भाग 1 में हम देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, जो संविधान का भाग 1 है। और उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि जो हमारी रियासतें थी, संघ और राज्य क्षेत्र, ये संविधान का भाग 1 है। हमारी देसी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ था, इसको जान लेते हैं। जो देसी रियासतें थी, तो उनको विलय करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने क्या किया था, रियासती मंत्रालय बनाया था। तो रियासती मंत्रालय से ही क्या हुआ, इन रियासतों को भारत में विलय कराया गया। और इनको विलय कराने की अलग अलग प्रक्रिया हुई। जो रियासतें थी, उनमें से ये जो जूनागढ़ रियासत थी, इसको हमने जनमत संग्रह के आधार पर विलय कराया। हैदराबाद रियासत जो हमारी थी, इसको पुलिस कार्रवाई के आधार पर। और जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। क्योंकि ये तीनों रियासतें कैसे विलय हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जूनागढ़ रियासत को किस प्रकार से भारतीय संविधान में विलय किया गया था, या भारत के क्षेत्र में विलय किया गया था। हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे विलय कराया गया था, और जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हमने भारत में मिला लिया था, भारत में सम्मिलित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं और हम संविधान के भाग 1 पर आते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आपको पता है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ का मतलब क्या है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे जितने भी राज्य हैं, उनकी यह बाध्यता है कि उनको संघ में रहना है, भारत में रहना। ठीक है, जो भी भारत में भारतीय राज्य हैं। और वहीं पे अमेरिका में दूसरी तरह की पॉलिसी है कि वहां पे राज्यों का फेडरेशन है, और हमारे यहाँ राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें हम कुल मिला के 1 से लेकर 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं। 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं, वो हमारे संविधान के भाग 1 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसमें भारत में राज्यों का संघ है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में जो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या 28 तो राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। इनको अभी हम जान लेंगे। उसके बाद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अभी समझा कि यहाँ पे कोई भी राज्य है वो इस संघ से अलग नहीं हो सकता है, और ये सभी राज्य मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। तो ये इस लाइन का मीनिंग है। उसके बाद राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची में दे रखा है कि कौन से राज्य का कितना क्षेत्र है, और वही उसका राज्य क्षेत्र कहलाएगा। जो भी जिस राज्य के लिए क्षेत्र पहली अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अगर हम किसी और देश से या किसी भी राष्ट्र से कोई भाग अडॉप्ट करते हैं, उसको सम्मिलित करते हैं, तो वो भी हमारे भाग 1 में आएंगे, और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम उसको भारत में समाविष्ट कर लेते हैं। लेकिन उसे शामिल कौन से अनुच्छेद में किया जाएगा, उसको हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में सम्मिलित करते हैं, अगर हम किसी विदेशी राज्य को भारत में ग्रहित करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आर्टिकल 1 में हमने समझ लिया, और अनुच्छेद 2 को समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है हमारा, भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो 2 है, उसके अंतर्गत
किसी विदेशी राज्य को, अगर भारतीय जो संसद है उसको ठीक समझे, विदेशी राज्य को हम ग्रहित कर सकते हैं, उसको अपने भारत में मिला सकते हैं। तो लेकिन उसको कौन से अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 2 के तहत हम उसको अपने देश में मिलाते हैं, अगर हम किसी बाहरी राज्य को भारत में सम्मिलित करते हैं तो। और यहीं पे अनुच्छेद 3 दे रखा है। कुछ लोगों को इन दोनों अनुच्छेद में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा भारतीय राज्यों के लिए है और कौन सा विदेशी। तो 2 वाला जो अनुच्छेद है वो विदेशी राज्यों को भारत में सम्मिलित करना है, तो उसकी प्रक्रिया दे रखी है। वहीं पे अगर कोई भारतीय राज्य है जो पहले से भारत में है, जो पहले से भारत के संघ में है, उसकी सीमा, क्षेत्र या नाम में अगर हमें कोई परिवर्तन करना होता है तो वो सब परिवर्तन हम किस में करते हैं? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें दे रखा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रावधान हमारा अनुच्छेद 3 में दे रखा है। अनुच्छेद 4 बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो राज्य थे ये बने तो कैसे कैसे बने? अब राज्यों का पुनर्गठन हम समझ लेते हैं। पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ कि पहले जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो यहाँ पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन जो था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे एक, जिनका नाम था S.K. धर। ठीक है, तो S.K. धर का नाम याद रखेंगे। और इनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे धर आयोग कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के नाम पे उसे धर आयोग बोला जाता है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे और इनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था, जिसे धर आयोग कहते हैं। और इसी के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन, जो राज्य अब फिर से गठित होने थे, उनके बारे में प्रावधान किया गया था। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। ये जो आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की, इसको समीक्षा करने के लिए बनाया गया था, तो इसने कहा कि जो हमारे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाया जाना चाहिए और हमारे राज्य में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि अगर आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन कर देंगे तो किसी एक राज्य में हो सकता है कि आधा किसी और भाषा क्षेत्र सम्मिलित हो जाए और आधा क्षेत्र किसी और भाषा क्षेत्र का सम्मिलित हो जाए, जिनको शायद एक दूसरे की भाषा समझने में भी फिर समस्या आए। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी और वो उतना अच्छा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। तब उसके बाद क्या होता है, कुल मिला के ये जो आयोग था, इसने ये कहा कि यहाँ पे हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। ये समिति क्या करेगी? इसको जवाहरलाल नेहरू है तो J और वल्लभ भाई पटेल है तो V और पट्टाभी सीतारमैया है तो P, इसको JBP समिति भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि JBP समिति में कौन सम्मिलित नहीं था। तो 3 नाम ये दे रखे हैं और एक कोई अन्य नाम दे देगा आपको और पूछ लिया जाएगा कि इस समिति में कौन नहीं थे। तो अगर आपको ये पता है कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तो ये तीनों लोग JBP समिति में सम्मिलित थे। ठीक है, इसका गठन किया गया। इस समिति ने क्या किया? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। ये जो समिति बनाई गई थी, इसने भी वही काम किया जो धर आयोग ने लगभग किया था। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बताया कि राज्यों का पुनर्गठन करना सही है, और इन्होंने भी इस भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया था। उसके बाद नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया, JBP समिति जो थी, समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो श्री रामल्लू जो थे, इनका नाम पूरा पोटी श्री रामल्लू था, के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। और ये मद्रास राज्य के जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, तो जो तेलुगु भाषा बोलते थे मद्रास के लोग, उन्होंने क्या एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इसमें जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो
कोटी श्री रामल्लू कर रहे थे। तो ये आंदोलन किस आधार पे था कि इनको अपने भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं थमता है और इसमें बाद में बहुत ही भयानक घटना होती है कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद ये लोग आमरण अनशन कर देते हैं और 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को क्या हो जाती है, जो रामल्लू की मृत्यु हो जाती है, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जो इसके नेता थे, जो कह रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु हो जाने से वो जो क्षेत्र के लोग थे, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो काफी भड़क जाते हैं। और इससे क्या होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो कुल मिला के जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन था, उसमें एक व्यक्ति ने अपने जीवन दान दे दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और उसके जीवन जाने के बाद ही ये मिल पाया, मतलब ये जो अनुमति थी भाषा के आधार पर राज्य गठन की, वो हमें प्रदान की गई। तो सबसे पहला जो राज्य बनता है तेलुगु भाषियों के लिए बनता है और ये पृथक कौन सा प्रदेश बनता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का गठन कौन सी भाषा के आधार पर हुआ, तो तेलुगु भाषा के आधार पर होता है 1 अक्टूबर 1953 को। अब गठन कब हुआ था, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन और भाषा के आधार पर प्रथम राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया, मतलब इसकी काउंटिंग अभी नहीं बता सकता एग्जैक्ट मैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अधिक बार पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे और ये डेट याद रखेंगे, क्योंकि अब इसको डेट के आधार पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 1 अक्टूबर 1953 को बनाइए। आगे देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे। ठीक है, याद रखना है। सदस्यों की अगर बात कर लेते हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। तो ये सदस्य दो थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। तो इन दोनों को याद रखेंगे, ये सदस्य थे किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग के। और ये अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। अधिनियम पास कब हुआ, जुलाई 1956 में। तो जो राज्यों का पुनर्गठन है, अब उसका जो फिर से एक फजल अली आयोग बना था। पहले तो धर आयोग बना था और धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। उसके बाद एक और आयोग बनता है, फजल अली आयोग, और ये कब गठित हुआ था, ये पास कब हुआ था, जुलाई 1956 में। इसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। तो ये याद रखना है आपको। इसके अनुसार 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये सबसे पहले हमारे बनते हैं। नवंबर 1954 को फ्रांस ने पौंडीचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। ठीक है, और 28 मई 1956 को इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए। तो ये जो फ्रांस था, पहले फ्रांस के कब्जे में थे ये सभी, जो पौंडीचेरी था, यनम, चंद्रनगर और केरिकल, ये चारों जो जगह थी ये पहले फ्रांस के कब्जे में थे और इनको 1954 में सौंप दिया गया। 28 मई 1956 को ये संधि हो जाती है कि अब हम इन पर, उनका कोई अधिकार नहीं है, ये पूर्णतः भारत को दे दिए गए। और उसके बाद इन सबको मिलाकर ही क्या बन जाता है, पौंडीचेरी का गठन होता है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन हुआ। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव पुर्तगालियों से विरुद्ध कार्यवाही द्वारा 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो क्या हुआ कि 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन, दीव ये पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थे, तो हमने इनको भी पुर्तगालियों से छुड़ा लिया और इनके द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई की पुर्तगालियों के, और उसके बाद इनको भी हमने भारत का अभिन्न अंग बना लिया। तो इस प्रकार से हमें ये कब मिल गए, 18 दिसंबर 1961 को कौन से, गोवा हो गया और हमारा दमन और दीव, इनको भी हमने भारत में सम्मिलित कर लिया। आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा गठन हुआ है राज्यों का, तो वो कैसे कैसे कौन कौन सा राज्य बना और अभी तक जो 28 राज्य हैं उन तक आने की जो प्रक्रिया रही है उस सबको समझ लेते हैं।
सबसे पहला तो हमें पता है आंध्र प्रदेश ही बना हमारा, और 1 अक्टूबर 1953 को, ये तेलुगु भाषा के आधार पर पता है हमें। उसके बाद बनता है हमारा ये जो बंबई था, पहले बंबई एक प्रांत हुआ करता था और इससे हमारे दो राज्य बनते हैं, एक तो महाराष्ट्र और गुजरात। अब जो बंबई था पहले ये एक राज्य के रूप में था, इससे दो बने, तो कुल मिला के जो पहली संख्या रही थी 14, उनमें से बड़ा कितना, केवल एक, तो ये 15वां कौन बनता है, गुजरात। ठीक है, तो 15वां राज्य कौन सा बनता है, गुजरात, याद रखेंगे। और इन दोनों का गठन एक ही डेट को होता है क्योंकि ये एक से ही कटकर बने हैं दोनों, 1 मई 1960 को। तो ये हो जाते हैं हमारे कौन सा, 15वां अगर हम राज्य कहते हैं तो हमारा बनता है गुजरात। उसके बाद 16वें की बात करें, अगला बनेगा नागालैंड, जो कि असम से अलग होकर बनता है। ठीक है, तो नागालैंड का गठन होता है असम से, और ये 1 दिसंबर 1963 को अलग राज्य के रूप में एक स्वतंत्र राज्य बना। उसके बाद 17वां जो राज्य है हमारा वो है हरियाणा। हरियाणा का गठन पंजाब से हुआ था 1 नवंबर 1966 को, इसको हमें याद रखना है। 18वां जो हमारा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश बना था 25 जनवरी 1971 को, और ये भी पंजाब से बना था। तो ये आप याद रखेंगे, पंजाब से एक तो हरियाणा बना है, दूसरा हमारा हिमाचल प्रदेश, और नागालैंड किससे बना है, असम से। आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये जो 3 राज्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मणिपुर जो हो गया वो 19वां राज्य बना था, त्रिपुरा 20वां और 21वां कौन सा, मेघालय। और ये तीनों किससे अलग होकर बने थे, तो ये असम से 21 जनवरी 1972 को। ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को और असम से अलग होकर 3 और राज्य बन जाते हैं। ठीक है, और ये तीनों अभी जो हैं वो 7 सिस्टर्स में आते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आते हैं। आगे देख लेते हैं, 22वां राज्य हमारा कौन सा बनता है, तो ये सिक्किम बनता है। ठीक है, 22वां राज्य सिक्किम, और ये 26 अप्रैल 1975 को इसका गठन होता है। 23वें राज्य का गठन ये मिजोरम है, और इसका 20 फरवरी 1987 को गठन होता है। उसके बाद 24वां अरुणाचल प्रदेश, और इसका 20 फरवरी 1987 को गठन होता है। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये फिर से किससे बनते हैं, ये दोनों भी बनते हैं असम से। ठीक है, तो ये दोनों भी असम से बनते हैं, तो असम से ही कुल मिला के ये तीनों भी बनते हैं। और ये पहले सबसे बड़ा उधर कौन सा राज्य होता था, तो असम होता था, उसी से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अलग हो जाते हैं। 25वां हमारा राज्य गोवा बनता है 30 मई 1987 को। गोवा एक राज्य के रूप में, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद ये राज्य के रूप में एक स्वतंत्र राज्य बना 30 मई 1987। आगे देख लेते हैं, 26वें राज्य के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ बना था, और ये 1 नवंबर 2000 को बना। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड बनता है, और ये उत्तराखंड का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। 28वें राज्य के रूप में झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 को, और 29वां राज्य बना हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। ये उस टाइम का जो क्रम था उस हिसाब से ये 29वां राज्य था। अभी भारत में कितने हैं राज्य, अभी राज्यों की संख्या 28 है, तो पहले 29 कैसे हो गई, अभी 28 कैसे हो गई। उस टाइम क्या था, जो हमारा जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य था, अब हमने उसको क्या किया है, उसको 2 भागों में तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन जाते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 होती है, और ये 2 नए बन जाने से संख्या 9 हो जाती है, लेकिन अभी तो 8 है। तो 1 कहां गया, तो वो 1 जाता है यहां 26 जनवरी 2020 को फिर से क्या होता है, दादर नागर हवेली ये एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद दमन व दीव ये अलग से केंद्र शासित प्रदेश था, और इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है आपस में, और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो पहले जो संख्या 9 हो गई थी केंद्र शासित प्रदेशों की, ये दोनों मिलकर फिर से 1 बन जाता है। और अब राज्य तो रह जाते हैं कितने राज्य, क्योंकि ये घट गया जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ राज्यों की संख्या हो जाती है हमारी 28, और यूटी की संख्या कितनी हो जाती है 8। तो अभी जो भारतीय संविधान में 28 तो राज्य हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या 8 हो जाती है। तो ये पूरा क्रम था, पूरा घटनाक्रम
कैसे कैसे कौन से राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर बना। इनकी डेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो ईयर है उसको आप याद रखेंगे, उसको कंठस्थ होना ही चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा राज्य बाद में बना, कौन से राज्य का गठन कौन सी सन में हुआ था। तो ये सभी जो सन है वो उनको आप याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों को। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद क्या होती हैं? अब पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको कुछ परिषदों में बांटा गया है। उनके कुछ क्षेत्रों को मिला के उनकी परिषदें बना दी गई हैं। ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। अब इनकी संख्या पूछ ली जाएगी तो इनको याद रखना है आपको। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री, या तो गृह मंत्री मनोनीत करेगा या राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और किसको? केंद्रीय मंत्री को। वही क्या होगा? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। कोई भी जो क्षेत्रीय परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? एक तो केंद्रीय मंत्री होगा वो, और उसको मनोनीत कौन करेगा? या तो हमारे गृह मंत्री करेंगे या फिर राष्ट्रपति। ठीक है, तो उनको मनोनीत कौन करता है? गृह मंत्री या राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों को। यहाँ पे हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ये जो हमारा उत्तरी भाग है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पे ये हमारा राजस्थान हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, इधर जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो ये वाला जो भाग है वो हमारा उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में आता है। उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश हो गया या एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो ये वाला जो भाग है ये हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। और यहाँ पे हमारा ये पश्चिम बंगाल हो गया, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, तो ये वाला जो भाग है जो हमारे 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्य कहे जाते हैं, तो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भाग है। उसके बाद ये हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आता है, ये वाला भाग। इसमें कौन सा? हमारा गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो ये सब मिलकर हमारा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बनाते हैं। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में जो भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला पार्ट है, जिसमें हमारे नीचे के राज्य हैं, वो हमारे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और इन क्षेत्रीय परिषदों में कौन सी क्षेत्रीय परिषद में कौन सा राज्य आता है उनको हम अभी आगे समझ लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और यहीं पे लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, ये पहले क्या था? पहले हमारा ये राज्य था। ठीक है, तो अभी क्षेत्रीय परिषदों में यूटी को नहीं, तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर अभी नहीं है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो हमारे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएंगे। उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं हम। तो इसमें जो मिडिल में है, भारत के मिडिल में जो राज्य स्थित हैं मध्य में, वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इनको हमें याद रखना है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात कर लेते हैं। तो इसमें बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए किस क्षेत्रीय परिषद में सर्वाधिक राज्य हैं, तो हमारा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में सर्वाधिक राज्य है। संख्या में सर्वाधिक राज्य किसमें है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, याद रखना है इसको। आगे देख लेते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें। इसमें कौन कौन से? गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव, दादर नागर हवेली। अब ये क्या एक यूटी बना दिया गया है, पहले ये अलग अलग होते थे, तो इनको भी हमने किस में रखा है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बात करें हम, तो इसमें आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो ये जो हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, इनको हमने दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में रखा है। तो ये हो गई कुल मिला के क्षेत्रीय परिषद। और राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, उसका जो क्रम क्या रहा है, ठीक है, कब कब कौन कौन से राज्य का गठन हुआ और किस राज्य को किस राज्य से अलग कर कर बनाया गया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये जो जानकारी थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी।
भारत के संविधान का पहला जो भाग है उसको भी हमने समझ लिया, संघ राज्य क्षेत्र। और आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम नागरिकता को समझेंगे जो संविधान का भाग 2 है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।